करके आए घर से या नहीं करा है? करके आए? चलें बताएं कंपाउंडिंग किसको बोलते हैं? शाबाश बेटा, आपने क्लास ले ली कल की? ठीक है, चलें बताएं व्हाट इज कंपाउंडिंग। जितना समझ आया अपनी ज़बान में, ज़रूरत नहीं है वो जो मैंने डेफिनेशन लिखवाई थी वही तोते कितना सुनानी, जो समझ आया वो अपनी ज़बान में बता। हाँ, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आपकी प्रेजेंट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाती है? फ्यूचर वैल्यू के अंदर। और किस तरीके से कन्वर्ट होगी? फूक मार के तो कन्वर्ट होगी नहीं, उसमें क्या ऐड होता है? इंटरेस्ट का एलिमेंट ऐड होता है, जो कि हमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिसीव होता है। आ रही है मेरी बात समझ में? ठीक है, फिर हमने एक छोटी सी उसके ऊपर एग्जाम्पल भी देखी थी और हमने एक टाइमलाइन भी डिस्कस की थी कि व्हाट इज टाइमलाइन। टाइमलाइन क्या है? बेसिकली एक सवाल की एक पिक्चर है कंसाइज फॉर्म के अंदर, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास यहाँ पे मैंने 5 साल की टाइमलाइन बनाई थी और साल कैसे काउंट होता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम से दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम तक का सफर 1 साल काउंट होता है। ठीक है ना? बिल्कुल अली अदर। अच्छा, फिर क्या था कि एयर जीरो जो है वो साल का पहले दिन अज्यूम करते हैं हम लोग। ठीक है, जब भी बंदा डिपॉजिट करता है या लोन लेता है तो वो एयर जीरो पर आएगा। ठीक है ना? और एयर जीरो की डेट क्या होती है? हमेशा 1 जनवरी ही रहेगी। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, सबसे आखिर वाला एयर 5 वाला, वो हमेशा पीरियड का एंड ही रिप्रेजेंट करेगा। पीरियड का मतलब 1 साल, 1 महीना, 6 महीने, एक पीरियड बोलते हैं इसको। ठीक है ना? तो अभी पीरियड हमने 1 साल का रखा है। ठीक है, 1 साल के गैप से बनाया था ना टाइमलाइन। तो एयर 5 क्या था? पीरियड का एंड रिप्रेजेंट करा था, तो उसके ऊपर डेट क्या डाली थी? 31 दिसंबर डाली थी। और हमने ये डिस्कस किया था कि इसके बीच के जो पॉइंट ऑफ टाइम है, एयर 1, 2, 3, 4, ये डुअल नेचर के हैं। ये पहले साल का आखिरी दिन भी रिप्रेजेंट करते हैं और दूसरे साल का पहला दिन भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा अब सवाल के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर सवाल शुरू वाली डेट्स का होगा, स्टार्टिंग 1 जनवरी वाली डेट्स का होगा, तो मैं सबको 1 जनवरी देता रहूँगा सिवाय लास्ट वाले को छोड़कर। ठीक है, और अगर सवाल जो है वो सब 31 दिसंबर के ऊपर आ रहा होगा तो फिर मैं 31 दिसंबर सबको डेट देता रहूँगा सिवाय एयर जीरो को छोड़ के। एयर जीरो तो 1 जनवरी ही रहेगा। ठीक है, और अगर सवाल में कोई डेट्स के मुतालिक बात ना हो तो क्या करेंगे? तो फिर हम 31 दिसंबर ही लिखेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट साल के एंड पे आपको मिलता है तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा कि हम सारे पॉइंट ऑफ टाइम को 31 दिसंबर ही नोट कराएं। आ रही है मेरी बात समझ में? अच्छा, फिर हमने ये देखा था बेटा कि 50,000 रुपये बंदे ने जमा कराए थे, 1 लाख रुपए इसको मिल गए थे। और हमने ये देखा था कि 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये, 10,000 रुपये और 10,000 रुपये, इसको 5 दफ़ा इंटरेस्ट मिल रहा था। तो ये नहीं पता चला था कि इंटरेस्ट किस हिसाब से मिल रहा है। अमाउंट तो हमने ऐसी रफली लिख दिए थे ना, इंटरेस्ट के ऊपर तो कोई कैलकुलेशन नहीं देखी थी। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ, ये जो 1 लाख की फ्यूचर वैल्यू हमने बनाई थी, ये कैसे बनी थी? ये कैसे आई थी? मतलब क्या प्लस करके आई या क्या माइनस करके आई थी ये? भाई देखो, प्रिंसिपल वैल्यू मेरे पास कितनी थी? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये मेरे पास इंटरेस्ट मिला था 5 साल का, दोनों को ऐड किए थे तो फ्यूचर वैल्यू आ गई थी? नहीं आ गई थी? बोलो, आ गई थी ना? तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि फ्यूचर वैल्यू इज द सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट? क्या ऐसा हम बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं? ऐसा ही है ना? देखो, प्रिंसिपल वैल्यू कितनी थी? 50,000 रुपये थी। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टोटल पूरे 5 सालों में कितना मिला था? 50,000 रुपये ही मिला था। तो मेरा बच्चा, मेरी जो फ्यूचर वैल्यू आई थी वो 1 लाख रुपए ही आई थी। ऑनलाइन स्टूडेंट्स की बात समझ में आती है बेटा? कल वाला काम किया है, कोई मैंने नया काम नहीं किया। अच्छा मुझे एक बात ये बताओ कि फ्यूचर वैल्यू को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एस से। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पी से। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आई से। तो एक फॉर्मूला नहीं बन गया आपके पास? एस इज इक्वल्स टू पी प्लस आई, है बेटा? बन गया ना हमारा फॉर्मूला?
अच्छा ये फॉर्मूला मैंने अभी डायरेक्ट रट्टे तोते की तरह लिखवाया है या आपको पता है कि ये फॉर्मूला बना किस तरीके से? लॉजिक पता है ना बैकग्राउंड में कि क्या हुआ है, ठीक है ना? तो एक ही बेसिक फॉर्मूला अपने पास याद रखना है कि फ्यूचर वैल्यू इज द सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिसीव ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? चलें आए थोड़ी सी हम आगे बात करते हैं। सो कॉपी कर लो, कर लिया, नोट डाउन कर लिया, सब साथ हैं? चलें अब आ जाइए। अब देखो अब हमारी डिस्कशन थी कि सर ये जो 10-10 हजार रुपए के अमाउंट आए थे ये कैसे आए थे, ठीक है ना? तो और जो मैंने यहाँ पे सब टॉपिक्स लिखे थे ये क्या है? देखो ये सारे सब टॉपिक्स ना मेथड्स हैं किसके? इंटरेस्ट के अमाउंट को कैलकुलेट करने के मेथड्स का नाम है ये जो मैंने सारे लिस्ट डाउन किए थे। इसमें सबसे पहला मेथड हम सिंपल इंटरेस्ट आज अपने पास सीखने जा रहे हैं, तो अपने पास हेडिंग डालिएगा सिंपल इंटरेस्ट। चाहिए भाई? तो हमारी जैसे की आदत है पहले हम कॉन्सेप्ट लेते हैं और उसके बाद डेफिनेशन के ऊपर मूव करते हैं, ऐसे ही है ना? या पहले डेफिनेशन लिखवा दूं? पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, डेफिनेशन तो बुक में भी लिखी हुई मिल जाएगी ना, हमें पहले कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। तो आओ फिर कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। तो अगेन हमारे पास एक बंदा जिसका नाम है और मिस्टर जेठालाल की तस्वीर हम यहाँ से उठा लेंगे तो कल की बाबू राव ही लगा हुआ है। अब हुआ ये सिनेरियो क्या है बेटा कि मिस्टर जेठालाल जो है वो एयर ज़ीरो पर बैंक जाते हैं और बैंक जाकर 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? 1 लाख रुपए डिपॉजिट करते हैं। तो बैंक मैनेजर कहता है सर कितने साल के लिए जमा कराने आए? देखो बड़ा इंटरेस्टिंग काम कर रहा हूँ, बहुत फोकस के साथ। बैंक मैनेजर क्या बोलता है? सर कितने साल के लिए जमा कराने? बोलता है 5 साल के लिए जमा करवाएंगे। 5 साल का मतलब है एयर 1, एयर 2, एयर 3, एयर 4 और एयर 5। अच्छा हर जगह इनको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसा? हर साल क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा और फिर एयर 5 पे जाके एक फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी। अच्छा बैंक मैनेजर कहता है सर मैं आपको इंटरेस्ट दूंगा 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। PASI का मतलब क्या है? पर एनम। पर एनम का मतलब क्या? पूरे साल में 10% दूंगा। पर एनम, एक एनम का मतलब एक ईयर, तो पर ईयर कितने परसेंट देगा? 10% देगा। और किस मेथड के हिसाब से देगा? उसने मेथड भी मेंशन किया आगे, क्या? सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दूंगा। बेटा लिखने की जरूरत नहीं, सिर्फ बोर्ड पे देखो, इधर देखो, शाबाश। तो हमने कहा कोई मसला नहीं है, आओ इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करते हैं। सब लोग देखते रहो बेटा। क्या आप लोगों को इस बात से इत्तेफाक है कि इंटरेस्ट इसको 5 सालों में 5 दफ़ा मिलेगा? एयर 1 पे मिलेगा, 2 पे मिलेगा, 3 पे मिलेगा, 4 पे मिलेगा और 5 पे मिलेगा। और तो नहीं मिलेगा ना इंटरेस्ट, 5 सालों में 5 दफ़ा ही मिलता है, ऐसे ही है ना? तो एयर 1 पे इसके अकाउंट में कितने पैसे हैं? जमा कराए ना, 1 लाख रुपए जमा कराए थे, तो अकाउंट का बैलेंस कितना है इसका? 1 लाख रुपए का, ऐसे ही है ना? तो आप बैंक क्या करेगा? इस 10% को 1 लाख रुपए के ऊपर अप्लाई करेगा तो रिजल्टेंट आंसर आएगा 10,000। इसका मतलब ये हुआ कि बैंक आपको एयर 1 के ऊपर कितना इंटरेस्ट देगा बेटा? 10,000 रुपीज़ का। आ रही है मेरी बात समझ में? मैंने कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं किया, सिंपल सिंपल परसेंटेज उठाई, जो उसका इनिशियल डिपॉजिट था उसके ऊपर अप्लाई कर दी। ऑनलाइन स्टूडेंट बात समझ में आती है वाली? फिर मेरे प्यारे बच्चों, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है तो ये 10% हर साल आपका प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई होता रहेगा।
हर साल आपका 10% किसके ऊपर अप्लाई होगा बेटा? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर ही अप्लाई होगा। तो इसका मतलब हर साल आपको कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा? 10,000 रुपीज़ का। ऐसा? तो मुझे एक बात बताओ कि यहाँ भी 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, यहाँ भी 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, यहाँ भी 10,000 रुपये इंटरेस्ट मिला, यहाँ भी 10,000, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिला? टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना? 50,000। ओके मेरे प्यारे बच्चों, और अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे फ्यूचर वैल्यू बताओ, तो फ्यूचर वैल्यू क्या बता दोगे? हैं? फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या था कि सर फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला था कि S is equals to P plus I. What was the principal value? 100,000. And how much amount do we have received as the amount of interest? 50,000, and together it will become 1,50,000. So Mr. Jethalal will about to receive 150,000 at the end of 5 years as a principal value, वो future value। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है बेटा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हर दफा किसके ऊपर अप्लाई होता है? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, और अप्लाई होने की सूरत में हर साल का अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सेम आता है। देखो हर दफा क्या आ रहा है? 10,000 रुपए का इंटरेस्ट आपको रिसीव हो रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सिंपल। आप एक 5 क्लास के बच्चे को भी समझाओगे ना, उसकी भी बात समझ में आती है बेटा, समझ में? ये तो आओ फिर इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, कि इट्स अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग amount of interest where the rate of interest is applied on its principal value every year, and we have constant amount of interest every year। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आप सब लोगों के बेटा? किसी को कोई मसला है? एक मिनट दीजिए बस मुझे। चलिए जी, मैं थोड़ा जूम आउट कर रहा हूँ, आप लोग पे डेफिनेशन और एग्जाम्पल एक साथ कॉपी कर लीजिए बेटा। ऑनलाइन में किसी का कोई सवाल है तो मुझसे करें, शाबाश। हिबा, दानिश, अली, अबीहा, क्या सीन है बच्चों? जी दानिश। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंडिंग एंड सिंपल इंटरेस्ट। देखो
कंपाउंडिंग का क्या मतलब था अली हैदर, कि आपकी फ्यूचर प्रेजेंट वैल्यू किस में कन्वर्ट हो, फ्यूचर वैल्यू, इंटरेस्ट का अमाउंट ऐड करने के बाद, ठीक है ना। तो वो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो कैसे आया, तो इंटरेस्ट के अमाउंट की वर्किंग एज अ सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। कंपाउंडिंग के अंदर ही जो इंटरेस्ट का अमाउंट हम ऐड करते हैं, उस इंटरेस्ट के अमाउंट की वर्किंग का पहला मेथड है सिंपल इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग एक ब्रॉडर टर्म है, बड़ी टर्म है, उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा है सिंपल इंटरेस्ट का, कि इंटरेस्ट का जो अमाउंट हम ऐड करते हैं वो उसकी वर्किंग कैसे है। तो वो सिंपल इंटरेस्ट कहता है कि मैं इस तरीके से करूँगा कि हर साल रेट ऑफ इंटरेस्ट आप अप्लाई करते रहो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, तो हर साल एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको रिसीव होता रहेगा। चलें भाई आगे मूव करें, सब मेरे साथ हैं। डन बेटा, कॉपी कर लिया सबने या मैं टाइम दूं और? डन। ऑनलाइन स्टूडेंट सब साथ में बेटा, आगे बढ़ जाऊं मैं? चलो जी आ जाओ। अब एक और मैं सिनेरियो लिखता हूं, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओगे और कोशिश ये करोगे कि जिस तरीके से वर्किंग मैंने करी उसी तरीके की वर्किंग आप भी फॉलो करोगे, ठीक है। हर चीज़ की दो तरीके होते हैं सॉल्व करने के, एक होता है बड़ा प्रोसेस, एक होता है छोटा प्रोसेस। तो छोटे प्रोसेस भी सिखाऊंगा, पहले बड़ा यूज टू हो जाए बंदा। आ रही है मेरी बात समझ में, ठीक है। तो आओ एक और सिनेरियो देखते हैं। अब ये बाबू भैया आ गए, दोबारा से इनकी तस्वीर ले आते हैं हम लोग। कौन सी तस्वीर अच्छी है? सारी बेकार है, टेलीफोन वाली लगाते हैं। चलो तो भाई अब सीन क्या हुआ कि बाबू भैया भी एयर ज़ीरो के ऊपर बैंक गए हैं। बैंक में जाके इन्होंने 1,50,000 रुपये डिपॉजिट करवा दिए हैं। कितने सालों के लिए? 8 सालों के लिए, ठीक है। मैं 8 टाइम लाइन बना देता हूँ, एयर 1 2 3 4 5 6 7 एंड एयर 8, और एयर 8 पे जाके इनको एक अमाउंट रिसीव होगा एज अ फ्यूचर वैल्यू, ठीक है। बैंक वाला कहता है सर मैं आपको जो है वो 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। आपका रिक्वायर्ड है कि इनको फ्यूचर में एयर 8 पर कितना अमाउंट रिसीव होगा, सही है। जिस तरीके से अभी हमने फ्यूचर वैल्यू निकाली थी वैसे ही आपने फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो ज़रा शाबाश, हाथ चलाएं जल्दी से, शाबाश। 5 मिनट्स देता हूँ सॉल्व करें, फिर हम डिस्कस करते हैं। जिस तरीके से अभी वर्किंग कराई थी बेटा वैसे ही करनी है। ऑनलाइन स्टूडेंट्स कर लेंगे ना बेटा खुद से, मैंने करवाने की ज़रूरत तो नहीं है।
आज हमारी अकाउंटिंग की क्लास भी है फर्स्ट, ठीक है ना, 4 से 5:30। दानिश कुमार का आंसर भी, दानिश नाम है, दिनेश नाम है? क्योंकि बहुत से लोग लिखते दानिश है, पढ़ते दिनेश है। हम्म 2,94,000। ओके, दिनेश का भी आंसर सेम ही आया, 2,94,000। अब क्या कह रही हैं? कितने जीरो लगाया अभिया ने? 5 जीरो। ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये चेक कर लो बेटा, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा अमाउंट बनेगा। काम जी मेरे प्यारे बच्चों, क्या आंसर आ रहा है? 12% से मल्टीप्लाई करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। तो 12% के साथ परसेंटेज का साइन आपने डाला है नहीं डाला अभी? हाँ, देन 8 टाइम्स करके नहीं ना, ऐसे नहीं करें ना, प्रॉपर वर्किंग करें जैसे कि मैंने बताया था। एक बार सोहेल का आ रहा है 276,000, अली हैदर का आ रहा है 250,000। कमाल की बात ये सबका आंसर चेंज आ रहा है। 294, 2-3 बच्चों का 294 आ रहा है। चलो ओके, बट आपकी पहली क्लास है, रजिस्टर वगैरह आप लेके आए हैं? कुछ भी लेकर नहीं आए हैं? दिमाग चल रहा है? चलो आ जाओ साथ। देखो हम एक चीज़ सीख रहे हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, ठीक है? और हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का एक मेथड सीखा जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट। क्या नाम है? सिंपल इंटरेस्ट। अब सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक बंदे ने एयर जीरो पर, एयर जीरो देखो लिखा नजर आ रहा है आपको, एयर जीरो पे बैंक गया है और बैंक में जाके इसने इनिशियल डिपॉजिट कराया 1.5 लाख रुपए का, और बैंक वालों ने क्या बोला है कि हम इसको 12% लिखा नहीं, 12%, PA का मतलब है पर एनम, पूरे साल में इसको 12% देंगे, और आगे SI लिखा हुआ है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से देंगे। अब इंटरेस्ट कब मिलता है? हर साल के एंड पे मिलता है। तो टोटल देखो 8 सालों के लिए से जमा कराया, तो 8 सालों में कितनी दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा? 8 दफ़ा इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे ही है ना? तो हम देखते हैं बेटा, इधर देखो, एयर 1 पे मिलेगा, एयर 2 पे, 3 पर, 4 पर भी, 5 पर भी, 6 पर भी, 7 पर भी, और एयर 8 पर भी इसको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसका इनिशियल डिपॉजिट कितना था भाई? बोलो। 150,000। 150,000 के ऊपर 12% अप्लाई करें, कितना बनता है? 18,000। ऐसा ही है। तो हमने ये सीखा था कि सिंपल इंटरेस्ट में जो परसेंटेज होती है इंटरेस्ट की, वो हर दफ़ा किसके ऊपर अप्लाई होती है? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर, मतलब इनिशियल डिपॉजिट के ऊपर अप्लाई होती है। तो हर दफ़ा यही काम करेंगे कि 1.5 लाख के ऊपर 12%, फिर 18,000 आएगा, ठीक है? फिर 1.5 लाख के ऊपर
फिर 12%, फिर कितना आएगा बेटा 18,000 आएगा। फिर 1.5 लाख के ऊपर 12%, फिर क्या आएगा प्यारे बच्चों 18,000 आएगा। फिर 1.5 लाख रुपए के ऊपर 12% लगाएंगे, कितना बनेगा, और फिर 1.5 लाख रुपए के ऊपर लगा दो 12%, तो इट्स बिकम 18,000। सेम इधर भी ऐसा ही, एंड भाई सेम इधर भी इसी तरीके से 18,000, ऐसा ही है बेटा। तो हर साल मुझे कितने कितने पैसे मिल गए, 18,000 रुपये मिल गए। तो एयर 1 पर भी 18 मिले, एयर 2 पर भी 18 मिले, एयर 3 पर भी 18 मिले, एयर 4 पर भी 18,000 मिले, एयर 5 पर भी 18,000 मिले, 6 पर भी मिले, 7 पर भी मिले, और एयर 8 पर भी मिले। हाँ मेरा बच्चा, आ रही मेरी बात समझ में? तो मुझे एक बात बताओ कि टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हो गया, टोटल इंटरेस्ट रिसीव इन सारे 18,000 को ऐड करो, कितना बनता है 1,44,000, ऐसा। अच्छा, जब मैं बैंक जाऊंगा, मैंने बैंक में कितने साल के लिए पैसे जमा कराया था, 8 सालों के लिए। अब जब मैं बैंक जाऊंगा तो बाबू राव कितना पैसा मांगूंगा, ला भाई मेरा पैसा दे, वो शाम से मांगता ना कि ला मेरा पैसा बाबा। तो जब पैसा मांगेगा जाकर बैंक में, तो फिर क्या बैंक वाला क्या करेगा कि जो इनिशियल डिपॉजिट कराए थे 1.5 लाख रुपए वो भी देगा, ऐसा ही है ना, वो रख थोड़ी लेगा, और जो इंटरेस्ट उसको मिलेगा वो भी देगा। और दोनों देने का नाम का मतलब क्या होता है, क्या देगा, फ्यूचर वैल्यू देगा। और फ्यूचर वैल्यू का अभी हमने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला पढ़ा था कि फ्यूचर वैल्यू इज द सम ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू प्लस अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल फ्यूचर वैल्यू को हमने एस से रिप्रेजेंट किया था, प्रिंसिपल वैल्यू को पी से रिप्रेजेंट किया था, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट को आई से रिप्रेजेंट किया था। प्रिंसिपल वैल्यू हमारी थी 1.5 लाख रुपए की, ऐसा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना था, 1,44,000 रुपए का। दोनों को ऐड करो तो हमारी फ्यूचर वैल्यू बनती है 294,000, ऐसा। तो इसका मतलब जब वो बैंक जाएगा एयर 8 पे पैसे मांगने, तो बैंक वाला उसको कितने पैसे देगा बेटा, 294,000 रुपीज देगा। सबने ऐसे ही करी है कैलकुलेशन, है भाई? ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा समझ में आ गया सबकी? अरे भाई बोलो। अच्छा, हम क्यों ना ऐसा करें कि इतनी लंबी कर रहे हैं, हर दफ़ा 12% लगा रहे हैं, 18,000 रुपये लिख रहे हैं, हमें पता है सेम ही आना है ना, तो हम बार बार क्यों लिखें, एक ही दफ़ा लिखो, उसको मल्टीप्लाई बाई 8 कर दो, ऐसा है ना। तो हम सर यूँ भी तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कैसे, क्या आप लिखो कि 1.5 लाख रुपए के ऊपर अप्लाई करो 12%, कितना बनता है 18,000। कितने साल के लिए जमा करा रहे हैं, 8 साल के लिए जमा करा रहे हैं, कितना बनेगा 144,000, ऐसा ही है ना बेटा। तो वर्किंग क्या हो जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट हो जाएगी। अच्छा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि कुछ इस तरीके से इंटरेस्ट निकालें कि डायरेक्ट ही अपना कैलकुलेटर उठाओ, पूरा एक साथ लिख दो, पूरा एक साथ लिख दो ना। पहले हमने 18,000 भी निकाला ना, फिर उसको 8 से मल्टीप्लाई किया। अब डायरेक्ट ही लिख दो कि 1.5 लाख मल्टीप्लाई बाय 12% मल्टीप्लाई बाय 8, वर्किंग और शॉर्ट करो, तो चेक करोगे कि आपका आंसर चेंज नहीं आएगा, 144,000 ही बनेगा। तो वर्किंग हमने मजीद कंसाइज कर दी, इससे कंसाइज नहीं हो सकती। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है भाई? आपको बताऊं, आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे एक बात बताओ,
इंटरेस्ट की जगह तो आई है, ये 1.5 लाख रुपए क्या है, तो इसको इसकी जगह पी लिख दूं, हैं 12% क्या है, परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट है। रेट ऑफ इंटरेस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से, और 8 क्या है, टाइम है, टाइम था ना 8 साल के लिए जमा कराया, तो टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल टी से। तो मेरा भाई इंटरेस्ट का कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला हमने बना लिया, कौन सा, I इज इक्वल्स टू पी आर टी, बन गया खुद से फॉर्मूला। देखो मैंने अपने पास से फॉर्मूला नहीं बनाया है, ये वर्किंग को शॉर्ट करता हुआ आया, फॉर्मूला खुद ब खुद बन गया। अब बजाय इसके कि मैं आपको पहले फॉर्मूला सिखा देता और बोलता बेटा सिंपल इंटरेस्ट का तो यही फॉर्मूला है, इससे इंटरेस्ट निकाल लो, ये ऐसे ही होता है, तो वो ज़्यादा मज़ेदार था। आपको बैकग्राउंड का मैकेनिज्म पता है कि हाँ ये फॉर्मूला जो बना है वो कैसे बना है, ठीक है ना। वर्किंग को कंसाइज करते हुए आए, खुद ब खुद हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो आइंदा के बाद हम सवाल के अंदर जब इंटरेस्ट निकालने होंगे सिंपल इंटरेस्ट के अंदर, तो डायरेक्ट हम I इज इक्वल्स टू पी आर टी अप्लाई कर देंगे। अब इतनी लंबी वर्किंग नहीं करेंगे। ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा समझ में आ रही है मेरी बात आप लोगों को? तेरा मेथड 2 और मेथड 3 अपने पास नोट डाउन करें, और ये फॉर्मूला जिस तरीके से बनाया वो भी नोट डाउन करें। गुड हो गया दिनेश, शाबाश बेटा। आपका नाम क्या है बेटा? तारिक। और इंटरमीडिएट से आए आप? इंटर किस में किया आपने? कॉमर्स में किया है, ओके। आज हमारी सेकंड क्लास है क्यूएम की, कल एक क्लास हो चुकी है, लेकिन वो मसला नहीं, एडमिन ने आपको गाइड किया होगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बारे में, है ना। वो रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। इसके बाद हमारी अकाउंटिंग की फ़र्स्ट क्लास है आज, ठीक है। लेने का मूड हो, अगर टाइम हो तो कब से, 4 बजे से ना, 4 से 5:30 है हमारी क्लास, ठीक है। अच्छा मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है आज हमारी इंग्लिश की क्लास ना हो। इंग्लिश की क्लास में क्योंकि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो रहा था ना, वो 6 से 7 जा रही थी क्लास, तो इसी वजह से फिर उसको हटा दिया है। तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट डे उसको शेड्यूल करते हैं, ठीक है। तो 5 बजे 5:30 बजे मेरे क्लास के अकाउंटिंग के साथ साथ आप लोगों की भी छुट्टी हो जाएगी, ठीक है ना। चले थोड़ा सा आगे मूव करें बच्चों, हैं सब साथ हैं मेरे। चलो भाई देखो, तो इंटरेस्ट का तो हमने फॉर्मूला बना लिया, I इज इक्वल्स टू पी आर टी। अच्छा फ्यूचर वैल्यू का क्या फॉर्मूला था? अच्छा देखो ये ना, ये बेस फॉर्मूला है। बेस फॉर्मूला का मतलब क्या, सारे फॉर्मूले इधर से ही जनरेट होंगे। ये एक बेसिक फॉर्मूला है, सारे के सारे फॉर्मूले ना यहीं से जनरेट होने। मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर वैल्यू के अंदर अगर मैं इंटरेस्ट का अमाउंट किसके बराबर है, इसके बराबर है, नहीं है, पीआरटी के बराबर, तो मैं आई की जगह अगर पीआरटी लिख दूं तो कोई मसला तो नहीं है बोलो। अच्छा कॉमन लेना आता है? हाँ सर भूल गया, कोई मसला नहीं है। मुझे तो इधर और इधर क्या कॉमन है, पी कॉमन है। अगर मैं पी कॉमन लेता हूं तो पहले वाले के पास तो पी था, इससे वही ले लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा? अब एक बच्चा बोलेगा 0, एक बच्चा बोलेगा 1। देखो हमेशा 0 नहीं होता, 1 होगा। अगर 0 लिख दिया तो दोबारा मल्टीप्लाई कराने के ऊपर जब p 0 से मल्टीप्लाई होगा ना तो p नहीं आएगा, 0 आएगा। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ पूरी की पूरी कॉमन आ जाती तो वहाँ क्या बचता है, 1 आता है। तो p की जगह क्या आ जाएगा, 1। अच्छा फिर प्लस के बाद पी आर टी था, तो वहाँ से p कॉमन ले लिया, वहाँ क्या बचा, r और t। तो एक ये हमारे पास फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला बन जाएगा, s इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर टी, ठीक है। और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला यही बनेगा, I इज इक्वल टू पी आर टी। तो ये दोनों फॉर्मूला अपने पास नोट डाउन कर लो। अब जितनी भी वर्किंग हम करेंगे वो सभी नहीं फॉर्मूलाज के ऊपर करेंगे, ठीक है ना।
कर लिया बेटा, फॉर्मूलाज कॉपी कर लिए? ओके चलो आप फिर आओ। तो भाई मिस्टर सुपरमैन बैंक जाते हैं, बैंक जाके डिपॉजिट कराते हैं 10 लाख रुपए का, ठीक है, और 10 लाख रुपए का डिपॉजिट कराते हैं 15% PASI। अब मैं PASI का मतलब नहीं बताऊंगा, आप लोगों को पता है कि PASI का मतलब क्या होता है? क्या होता है, कोई बता दे मुझे? पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। पर एनम का मतलब क्या होता है कि साल में एक दफ़ा 15% के हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट का मैकेनिज्म आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट काम कैसे करता है, ऐसा है ना? अच्छा, इन्होंने जमा कराया है 15 सालों के लिए, आपने रिक्वायर्ड क्या है? आपका रिक्वायर्ड है कि अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, टोटल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट निकालो, और साथ साथ इसकी फ्यूचर वैल्यू भी बताओ कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, ठीक है? शाबाश, निकाल लेंगे ना, कर लेंगे ना, खुद से कर लिया, वेरी गुड। चलो अभी बस वेरीफाई करते हैं, ये लोग भी कर ले। जी मेरे प्यारे बच्चों, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना बनता है? हैं? नहीं नहीं भाई, हाँ 22 लाख अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये। ओके, सो अगर हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं, अच्छा फ्यूचर वैल्यू का हम फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं, ठीक है ना? तो ये हो जाएगी 10 लाख 1 प्लस 15% मल्टीप्लाई बाय 15। तो ज़रा बताइएगा कि कितना बनता है? 32,50,000, ऐसा? समझी भी हो है भाई? मतलब समझ में आ रहा है? कोई मसला परेशानी किसी को? क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं या कॉपी करना है? ऑनलाइन में बेटा किसी बच्चे को कोई मसला छोटा सा भी? शाबाश, अली अजय के बिल्कुल सही आंसर हैं, दिनेश के बिल्कुल सही आंसर हैं, बाकी लोगों के आंसर आए नहीं अभी तक।
अब्दुल्ला, हिबा, अबिया, क्या सीन है बच्चों? तुम्हारे आंसर नहीं आ रहे बच्चे। जी बेटा, 15/100 लिखो, क्योंकि आपके पास मोबाइल है ना, तो वरना हमारे पास जो कैलकुलेटर होता है उसमें परसेंटेज का सिंबल आ जाता है, ठीक है ना। चलें मूव करें, आगे मूव करें थोड़ा सा। अच्छा, अब थोड़ा सा सिंपल करते करते थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करते हैं, करें ना, वरना ऐसे ही करते रहेंगे तो फायदा फिर ऐसे ही है। चलो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं बैंक में पैसा जमा करवाता हूं तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देगा या मैं बैंक को इंटरेस्ट दूंगा? बैंक मुझे देगा, तो पैसा मुझे मिलेगा, ऐसा है या नहीं है? और अगर मैं लोन ले लूं बैंक से तो हमें देना पड़ेगा, है ना। अच्छा, मिसाल के तौर के ऊपर मैं एक दफ़ा बैंक जाता हूं, कुछ पैसा जमा करवाता हूं, समझना बात को, एक दफ़ा जाता हूं बैंक और पैसा जमा करवा देता हूं, बैंक उसके ऊपर इंटरेस्ट देता रहेगा मुझे, ठीक है। थोड़े टाइम बाद जाता हूं मैं उसी बैंक और उस बैंक से जाके लोन ले लेता हूं, अब मुझे क्या करना पड़ेगा? पैसा पे करना पड़ेगा। अच्छा, दोनों की जो सेटलमेंट डेट है, मतलब डिपॉजिट का जो टाइम पीरियड खत्म हो रहा है और जो लोन का टाइम पीरियड है वो सेम ही है, तो क्या बैंक पहले ऐसा बोलेगा कि बेटा 15 लाख रुपए दे फिर मैं 14 लाख रुपए दूंगा, या वो डायरेक्ट ही माइनस करके बोल देगा भाई आपने 50,000 रुपये मुझे देने? ऐसा है या नहीं है? आ रही है ना मेरी बात में? ये थोड़ी बोलेगा बेटा पहले 15 लाख रुपए दे फिर मैं तेरे 14 लाख रुपए दूंगा, वो डायरेक्ट बोलेगा भाई 1 लाख रुपए दे दो। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो मैं इसी तरह का एक सिनेरियो आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको ज़रा आप लोगों ने खुद से सॉल्व करना होगा, ठीक है। कोई एक नाम बताओ अच्छा सा। हाँ भाई, मिस्टर बीन। चलो देखते हैं मिस्टर बीन आ रहे हैं नहीं आ रहे, क्या कर रहे हैं। सो भाई मिस्टर बीन हैं जो कि बैंक चले जाते हैं, तस्वीर हम इनकी लगा लेते हैं ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिले। अच्छा, ये जब बैंक जाते हैं ना, तो बैंक जाते हैं, एक दफ़ा बैंक जाते हैं ये ईयर 2001 में। कब जाते हैं बेटा? सुनते रहो, कॉपी करने की, छापने की, सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, सवाल सुनो पहले। ईयर 2001 में बैंक जाते हैं और बैंक जाके ये बंदा डिपॉजिट करता है। कितना पैसा? लेट से 600,000, 6 लाख रुपए इन्होंने जमा करवा दिए हैं। बैंक वाला बोलता है ठीक है सर, मैं आपको रेट देता हूँ 11.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। 11.5% के हिसाब से मैं आपको पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से इंटरेस्ट दूंगा। ओके की रिपोर्ट है। टाइम कितना लगाया इन्होंने? 8 ईयर्स। मुझे बताओ 8 साल बाद कौन सा ईयर होगा? 9 होगा ना बेटा। 8 साल बाद भाई ईयर 1 पे, तो ईयर 2001 पे पहला साल थोड़ी काउंट होगा, 2002 से साल काउंट होना शुरू होगा, तो इसका एंडिंग पॉइंट क्या है फिर? 2009, ठीक है। अच्छा जी, फिर मुझे एक बात बताओ, फिर ये बैंक जाता है दोबारा ईयर 2003 में और वहाँ से जाके लोन ले लेता है ये 6,40,000 रुपये का। उसी सेम बैंक से ईयर 2003 में गया 2 साल के बाद और वहाँ से जाकर लोन ले लिया। बैंक वाला बोलता है ठीक है सर, हम रेट चार्ज करेंगे 12% PASI, 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हम रेट चार्ज करेंगे। अब लोन इसने लिया है 6 सालों के लिए। मुझे बताओ 6 साल बाद टाइम पीरियड क्या होगा, मतलब इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है? 2009 है ना, देखो ना 2004 से शुरू होगा, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो इसका मतलब डिपॉजिट वाला पीरियड भी कब खत्म हो रहा है? 2009 में। और लोन वाला पीरियड भी कब खत्म हो रहा है? 2009 में। तो आपका रिक्वायर्ड क्या है?
आपका रिक्वायर्ड है कैलकुलेट द अमाउंट which Mr. Bean will be required to pay or received at the end of year 9. Year 9 means 2009. कर लेंगे खुद से? शाबाश, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, मुझे बताओ कितना पैसा लेगा या देगा, क्या करेगा? मिलेंगे? ओके। अली हैदर ने फटाफट से भी कैलकुलेटर निकाला और एक बड़ा सा अमाउंट लिख के कह दिया ही रिसीव। चलो देख लेते हैं। वैसे अली हैदर प्रॉपर वर्किंग फॉलो करें बेटा, जब हम वर्किंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने क्लियर होती हैं। वर्किंग फॉलो करें, देखें क्या बनता है। यही आंसर आ रहा है। मैंने पहले कर दिया था। ओके, मेरे सवाल लिखने से भी पहले नहीं ना, सवाल लिखने के बाद किया है ना। दिनेश कुमार कह रहे हैं 2,32,000 रुपये ही विल रिसीव। अ बिग डिफरेंस बिटवीन अली हैदर एंड दिनेश कुमार। आपका कितना था बेटा? 91,200। अब इस अमाउंट में ही बहुत डिफरेंस है, क्योंकि दिनेश का तो 2.5 लाख के करीब का अमाउंट है। देख लेते हैं अभी क्या सीन है। ये वाली क्लास हमारी ख़त्म होगी 3:30 बजे तक, लेकिन जब तक आपका दिल करे होंगे, आपकी पहली क्लास है ना अभी, आप तो क्लास लेने की नीयत से नहीं आए थे। बस ठीक है, अगर समझ में आ रहा है ओके की रिपोर्ट है तो यू कैन लीव। रिमेनिंग क्लास आप आंसर वेरीफाई कर लो। हाँ, आंसर वेरीफाई कर लो, और फिर जो रिमेनिंग क्लास आपकी रह गई है तो यूट्यूब चैनल पे जाओगे ना, STT सॉल्यूशन जब यूट्यूब पे लिखोगे तो आपको वहाँ पर क्लास अवेलेबल होगी। कल वाली 2 क्लासेस हुई थी, इकोनॉमिक्स की और QM की। आज इकोनॉमिक्स हो गई मुझसे पहले, तो 2 क्लासेस आपकी इकोनॉमिक्स की होंगी। अच्छा, कल मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों का गैप आएगा क्लासेस का, कल क्लास नहीं होगी, ठीक है। उसका रीज़न ये है क्योंकि डेली बेसिस के ऊपर इनरोलमेंट हो रही है ना स्टूडेंट्स की, तो स्टार्टिंग के अंदर वीक 2 वीक्स तक जो है वो 2-2 3-3 दिन क्लास होगी, फिर गैप आ जाएगा, फिर 2-2 3-3 दिन क्लास होगी, गैप आ जाएगा, ठीक है। तो कल मोस्ट प्रोबेबली क्लास नहीं होगी, तो इसलिए जैसे अगर आप आ गए तो आप कल के डे के ऊपर या आज के रिमेनिंग डे के ऊपर आप क्लासेस को कवर करके तो थर्सडे से हमें रेगुलर क्लासेस पे आप ज्वाइन कर लोगे, ठीक है। और जो बच्चे हमारे साथ डे 1 से कनेक्टेड है उनको मैं होमवर्क दे दूंगा,
वो होमवर्क करेंगे घर पे कल के लिए, सही है ना। 91,200, ओके। दिनेश का आंसर चेंज हो गया, बढ़ गया, 368,000 हो गया। चल, और डिपॉजिट में मैं ये देखता हूं कि मुझे कितने पैसे मिलेंगे आफ्टर 8 ईयर्स। सो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, एस इज इक्वल्स टू पी 1 प्लस आर टी। फ्यूचर प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है मेरे पास, 6 लाख रुपए की, लगाओ 1 प्लस 11.5% मल्टीप्लाई बाय 8। मुझे बताएं कि फ्यूचर वैल्यू मेरी कितनी बनती है। हाँ भाई, भाई 5,52,000 कैसे बन सकती है, 6 लाख तो मेरा डिपॉजिट है जी। 11,52,000, 5,52,000 तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट है मेरे प्यारे बच्चों। 11,52,000 रुपए आपको मिलेंगे। ऐसा क्या ये नहीं किया आप लोगों ने, फ्यूचर वैल्यू नहीं निकाली, तो फिर क्या निकाला, डायरेक्ट क्यों कर दिया भाई, डायरेक्ट मैं खुद नहीं करता, तुम वैसे डायरेक्ट हुए हो हैं? ओके, अब आओ लोन का सिनेरियो। देखो लोन के सिनेरियो के अंदर भी हम फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं ताकि मुझे ये पता चले कि कितने पैसे मैंने पे करने हैं। ये तो रिसीव है ना, 11,52,000। अब पे करने वाला सिनेरियो निकालता हूँ। मुझे बताओ लोन कितने का लिया था मैंने, 6,40,000 रुपए का। 1 प्लस 12% मल्टीप्लाई बाय 6। मुझे बताएं टोटल अमाउंट विच आई विल रिक्वायर टू पे, 11 लाख। लोन के केस में तो मैं पे करूंगा ना। देखो जब मैं लोन लेता हूं, आप मुझसे लोन ले लोगे मिसाल के तौर के ऊपर, आपने मुझसे 1 लाख रुपए का लोन ले लिया, अब 50,000 रुपये आपके ऊपर इंटरेस्ट लगा, तो आप मुझे कितने पे करोगे, आप ये थोड़ी सिर्फ इंटरेस्ट के 50,000 पे करोगे। वो जो मैंने 1 लाख रुपए मुझसे लिए, तो वो अब्बू का बैंक थोड़ी था कि वहां से पैसे लिए भूल गए, वो भी देने, ठीक है। तो और आपने इंटरेस्ट भी पे करना है, तो टोटल मुझे पे करने का कितना बनता है, 11,08,000। और मुझे रिसीव करने का कितना मिलता है, 11,52,000। तो अगर मैं इनका डिफरेंस निकालता हूं, चूंकि रिसीव ज्यादा है तो रिसीव माइनस पे करता हूं, तो मुझे एक बात ये बताइए कि 11,52,000 रुपए मुझे मिलने हैं, बैंक वाला बोलेगा 11,52,000 रुपए आपको देने बनते, और हमारे आपके लेने बनते हैं 11,08,000। दोनों को माइनस कराओ तो डिफरेंस आपको मिलेगा 51,200 का, दैट इज टू बी रिसीव्ड, टू बी रिसीव्ड बाय मिस्टर बीन। तो 51,200 रुपीज मिस्टर बीन को बैंक देगा आफ्टर सेटलमेंट। ये बैंक ने क्या करा है, ये सेटलमेंट करी है कि डिपॉजिट में से लोन का अमाउंट उसने माइनस कर दिया। अच्छा अगर सर ये अमाउंट नेगेटिव आता तो मिस्टर बीन ने पे करने होते फिर बैंक को, ऐसा ही है ना। जल्दी से कॉपी कर लीजिए बेटा, शाबाश। अब यह का आंसर करेक्ट आया है, बाकी लोग भी देख लो, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है बेटा, जिन लोगों ने ये मिस्टेक करी उनको पता चल गया क्या था। देखो डायरेक्ट फ्यूचर वैल्यू निकाल लूंगा कि मुझे कितने मिलने, मैंने देने कितने, सिंपल सिंपल सी बात है। 11,52,000 मिलने थे, 11,08,000 पे करने थे, दोनों को माइनस कर दो पता चल जाएगा क्या था सिनेरियो, ठीक है। किसी को कोई मसला कोई परेशानी, छोटी सी परेशानी है तो मुझसे बात करें और परेशानी को हल करें। अच्छा इंटरेस्ट निकाल के देखो हल नहीं है, क्योंकि एट दी एंड हमें एक बड़े अमाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं ना, फ्यूचर वैल्यू को कंपेयर करेंगे। इंटरेस्ट निकाल के उसका क्या करेंगे, अगर हम आई इक्वल टू पी आर टी दोनों जगह निकाले थे
तो वो दोनों को माइनस नहीं करवा सकते, उनका दोनों का प्रिंसिपल वैल्यू भी तो चेंज है ना। देखो एक का 6 लाख, एक का 6,40,000 रुपए, ठीक है, और 40,000 रुपये का वहाँ भी तो इशू है। वरना अगर 6 लाख रुपए दोनों जगह होता है या 6,40 दोनों जगह होता, फिर मैं इंटरेस्ट को माइनस करवाया था, बात एक ही थी। आ रही है मेरी बात समझ में? तो इसीलिए इंटरेस्ट पे नहीं करा हमने। आगे बढ़ जाए भाई, कोई मसला परेशानी? ठीक है, चलो ओके। अब देखो ये हमारी एमसीक्यूज़ की फाइल है और इसमें मैंने आपको लोगों को सारे एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं जो कि हमने सॉल्व करने हैं, ठीक है। ये फाइल भी मैं आप लोगों को ग्रुप के ऊपर शेयर कर दूंगा। अब आ जाइए हम एमसीक्यूज़ की फॉर्म में चलते हैं, क्योंकि हमने पेपर में काम एमसीक्यूज़ की बेस के ऊपर ही करना है। देखो हेडिंग क्या लगी हुई है, सिंपल इंटरेस्ट बेसिक क्वेश्चंस। बेसिक क्वेश्चंस का मतलब क्या है, ये बच्चों वाले सवाल हैं। अभी फिर मॉडरेट भी आएंगे, फिर कॉम्प्लेक्स भी आएंगे, ठीक है ना। ज़रा पढ़ें खुद से पढ़ें। इतना आप लोगों को है कि आप लोग खुद से कर लेंगे। खुद से पढ़ें, बताएं क्या आंसर है इसका। ओके दिनेश, डन। है करा, सॉल्व करा? नहीं किया? लिख के तो नज़र नहीं आया मेरे को। हाँ हाँ बेटा, लिख के तो करो ताकि घर जाके पता तो चलेगा क्या किया था। बोलो दिमाग दिमाग में कर लिया था, ठीक है भाई, लिख के सॉल्व करें प्रॉपर। एमसीक्यू लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब एमसीक्यू की फॉर्म में हम आ गए, तो बेटा सवाल लिखने की ज़रूरत नहीं, जस्ट स्टेट क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। मैं आपको ये एमसीक्यूज की फाइल भेज दूंगा। अच्छा एक और तरीका भी बेटा, बात सुनना ज़रा सब लोग। एक बच्चे ने क्या किया कि मैंने पीडीएफ बच्चों को मैं शेयर कर देता हूँ, तो बच्चे ने पीडीएफ का प्रिंट निकलवा लिया, सवाल का स्पेस छोड़ दिया, और जब पीडीएफ का प्रिंट निकाला तो उसने कट करके सवाल को वहीं पेस्ट कर दिया। आ रही मेरी बात समझ में? तो सवाल लिखने का भी काम ख़त्म हो गया और क्वेश्चन भी आराम से पेस्ट हुआ हुआ उसको मिल गया। आ रही मेरी बात समझ में? तो आप लोगों को भी अगर ऐसा हो तो मैं पीडीएफ तो मैं शेयर कर दूंगा ग्रुप के ऊपर, प्रिंट निकाल लो, सवाल काटते रहना और घर पे चिपकाते रहना, जगह छोड़ते रहो, ठीक है। अभी डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डाल के सिर्फ वर्किंग करो। तो देखो आओ, कर लिया, सॉल्व कर लिया बेटा। अभिया का आंसर आ गया है। ओके अभिया, लेट्स सी क्या आंसर है इसका। वैसे वेरी गुड कि आपका आंसर जल्दी आया है, शाबाश। जी हिबा, कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगी? सर नन ऑफ दीज लगाऊंगी मैं। ओके एक लाख 3,80,000 रुपये आ रहा है। चलो ओके, 1,28,000 आ रहा है। चलो और करते हैं। देखो लिखा पर्सन बोरो ₹100,000, ये बोरो का जो अमाउंट है प्रिंसिपल वैल्यू है, ठीक है। तो इसका मतलब एयर जीरो पे इसने कितना बोरो किया बेटा? 1,00,000 रुपये। कितने सालों के लिए बोरो किया? 4 सालों के लिए। टोटल कितना इसको मिल रहा है? 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट में लिख देता हूँ, 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट।
व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर द लोन, लोन क्लियर करने की सूरत में क्या होता है कि जो मैंने इनिशियल लोन लिया होता है वो भी देना होता है, और जो इंटरेस्ट लगा होता है 4 सालों का वो भी देना होगा। दोनों देनों का नाम क्या मतलब होता है? फ्यूचर वैल्यू। सो फ्यूचर वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी। तो मुझे एक बात बताएं, प्रिंसिपल वैल्यू रखें 1,00,000 रुपये, 1 प्लस 7% मल्टीप्लाई बाय 4, तो बताइएगा कि फ्यूचर वैल्यू कितनी बनती है? 1,28,000। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, कोई मसला? बच्चों वाला सवाल है बिल्कुल। अच्छा, कोई खबरदार ऐसा पूछने की जरूरत नहीं कि ऐसा सवाल पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, हैं? क्या लगता है? आने चाहिए। तो फिर वो जो एमएसए तक जा रहा था वो तक तो फिर तो यही होता रहेगा फिर तक, तो है ना। अभी मैं सवाल का भी साइज दिखाता हूँ बेटा, बच्चे डर के भाग जाएंगे। जी 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 बेटा, चलो जी सॉल्व करो, बताओ क्या सीन है। समझ नहीं आया? अली हैदर, सवाल में ये लिखा हुआ था प्यारे बच्चे कि एक बंदे ने 1,00,000 रुपए बोरो करे हैं, उधार लोन लिया है, तो एयर जीरो पे आएगा। मैंने आपसे कहा था कि डिपॉजिट का अमाउंट भी और लोन का अमाउंट भी, दोनों अमाउंट प्रिंसिपल वैल्यू अज्यूम किए जाते हैं और एयर जीरो पर लिखेंगे। ठीक है, एयर जीरो पर लिख दिया मैंने 1,00,000 रुपए। तो कितने सालों के लिए बोरो किया था उसने? 4 साल के लिए बोरो किया था। हमने एयर 4 लिख दी टाइमलाइन में, आखिरी पॉइंट। ठीक है ना। इंटरेस्ट कितना था? 7% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट था, तो 7% मैंने इंटरेस्ट लिख दिया। वो कह रहा है हाउ व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर द लोन एट द एंड ऑफ दिस पीरियड। एट द एंड ऑफ दिस पीरियड का मतलब एयर 4 के एंड के ऊपर इसने कितना पे करे कि अपने लोन से छुटकारा हो जाए। तो लोन से छुटकारा आपको तब मिलता है जब आप लोन का अमाउंट भी पे कर दो, मतलब 1,00,000 जो लोन लिया था वो भी पे कर दो, साथ साथ इंटरेस्ट भी पे कर दो, तो लोन से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और दोनों का सम क्या होता है? प्रिंसिपल वैल्यू के दोनों चीज़ें आपने पे करी, तो डायरेक्ट मैंने फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया और फ्यूचर वैल्यू निकाल दी 1,28,000 रुपये। वही सेम फॉर्मूला, वही सेम सिनेरियो। ठीक है अली हैदर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। हाँ भाई, अब आओ देखो इधर देखो। देखिए यहाँ सवाल में लिखा हुआ है कि अ पर्सन इन्वेस्ट ₹60,000। तो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट है एयर जीरो पे ही आएगा कि 60,000 रुपये उसने जमा करवाए थे। कितने सालों के लिए कराए थे बेटा? 5 ईयर्स के लिए, मतलब एयर 5 आ जाएगा टाइम लाइन में, ख़त्म होना पॉइंट। एट इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट रेट कितना रहेगा? 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। लिखा हुआ है कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव। अब फ्यूचर वैल्यू नहीं निकालनी, क्या निकालनी है? इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। वो कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड। तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? आई इज इक्वल्स टू पी आर टी। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है? 60,000 की 6% लगाओ, 5 साल लगाओ, तो 18,000 रुपये he will receive as a amount of इंटरेस्ट। तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। एनी मसला? हाँ, क्या लगाया तुमने? यही आंसर आया है आपका भी, पक्की बात है ना? ऑनलाइन बेटा स्टूडेंट्स ओके की रिपोर्ट है? समझ में कहानी आ रही है? बिल्कुल बेसिक बेसिक चला रहे हैं अभी तो, बिल्कुल बेसिक बेसिक। अली हैदर अभी वेरी गुड, हिबा वेरी गुड बेटा, दिनेश वेरी गुड। अली हैदर क्लियर है प्यारे बच्चे? ओके, आपको क्लियर है भाई? आपने क्या फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला लगा दिया था? देखो पढ़ो, अम्मा अब्बा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया है,
देखो लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट निकालना है ना। ओके अब ये थोड़ा सा आपके लिए टेक्निकल है, थोड़ा सा, बिल्कुल एक पॉइंट बस। नन ऑफ दीज, हाँ भाई चलो ओके आओ। देखो यहां पर कुछ नया नजर आया, 4 मंथ्स। अब तक हम ईयर में काउंट कर रहे थे, काम कर रहे थे हम किसमें, ईयर्स में। अब आ गया मंथ्स, कोई मसला नहीं है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है, ठीक है ना। आउट टाइमलाइन बनाते हैं। ईयर 0 पे कितने जमा कराएं बेटा, बोरो करें इन्होंने 75,000 रुपये, ठीक है। और कितने मंथ्स की कहानी है, तो अब मैं M4 लिखूंगा इंस्टेंट ऑफ Y4, ईयर 4 की जगह M4 लिखूंगा, ठीक है ना। अच्छा जी, रेट क्या है, 8% है पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। निकालना क्या है, लिखा हुआ है व्हाट मस्ट ही पे टू क्लियर द लोन, मतलब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, S इज इक्वल टू P 1 + RT। अच्छा एक इशू ये है कि टाइम किसके अंदर है, मंथ्स में, और रेट किसके अंदर है, ईयर वाइज है, पर एनम है ना। पर एनम का मतलब क्या, पूरे साल का। तो हमेशा याद रखना कि टाइम और रेट का मैग्नीट्यूड सेम होगा। मतलब मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि अगर रेट पर एनम है तो हमने टाइम को भी ईयर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों बराबर रहें। अगर रेट पर मंथ है तो फिर टाइम को भी पर मंथ में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि दोनों पैरेलल रहें। आ रही है मेरी बात समझ में। अभी रेट क्या है, ईयर वाइज है, पर एनम में पूरे साल का है, और टाइम किसका है, मंथ है। तो मंथ से ईयर में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक साल में कितने महीने होते हैं,
12 महीने होते हैं तो 4 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो वो मंथ्स किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो करना कुछ नहीं है आप लोगों ने, आपने वही 75,000 लिखना है इस तरीके से, 1 प्लस रेट डालें वही 8% मल्टीप्लाई बाय, अब इधर देखो 4/12, 4/12 क्यों, क्योंकि 4 महीने थे ना, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, एयर्स में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे पास रेट किस में है, एयर वाइज है, पर एनम है, पूरे साल का है ऐसा। तो इस पूरे को कैलकुलेटर में आप डालिए और मुझे बताएं कि फ्यूचर वैल्यू हमारी क्या बनती है, 77,000। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा समझ में आता है ये 4/12 वाली कहानी? वेरी गुड, आगे बढ़े, कोई मसला परेशानी नहीं? ऑनलाइन स्टूडेंट सबकी समझ में आ रहा है बेटा? हाँ भाई, क्या निकालना है सवाल में? टाइम निकालना है, शाबाश, तो सॉल्व करें। जी दोस्तों, सॉल्व हुआ 6 इयर्स। चलो ओके, अब आज की क्लास में मैं आपको एक जादू भी सिखाऊंगा, ठीक है? जादू बोले तो इस बच्चे की टोपी उठाएंगे, कबूतर निकलेगा इसकी टोपी में से, वो वाला जादू नहीं, इधर सवाल वाला जादू। आओ देखो, पहले दोनों काम करते हैं। देखो लिखा हुआ है कि अ पर्सन बोरो ₹60,000
बगैर तकल्लुफ के मैं एयर 0 पे 60,000 लिख देता हूँ, लिख दिया। कितने परसेंट के ऊपर? पर एनम के ऊपर। एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड लोन ही पेज लोन इन फुल एंड फाइनलमेंट ऑफ कैश ट्रांसफर 88,800। मतलब कि टाइम पीरियड खत्म होने पे इसने पूरा कैश ट्रांसफर कर दिया। इसका मतलब इसमें इंटरेस्ट भी दे दिया उसने और लोन का अमाउंट भी पे कर दिया, लेकिन बताया नहीं है किस ईयर पे इसने पे किया है। तो मैं वाई एन लिखता हूँ। वाई एन का मतलब अननोन है ना टाइम। कितना पे किया है? 88,800। व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द लोन? तो हम करते ही हैं कि बेटा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर टी, और हमें इसमें टी अननोन है, टी निकालना है। देखो बेटा सब बोर्ड पे देखो, 88,800 यहाँ रखा, प्रिंसिपल वैल्यू 60,000 रुपये यहाँ रखी, 1 प्लस 8% यहाँ रखा और टाइम की जगह टी ही रखा। सबसे पहले तो हम मैनुअली सॉल्व करते हैं। 60,000 वहाँ ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो एक काम करें ज़रा, 88,000 को 60,000 से डिवाइड करवाएं, बताएं क्या बनता है। 88,000 को 60,000 से डिवाइड करवाइए, पूरा बताओ कितना आ रहा है। आगे भी नंबर है नहीं, 1.48। अच्छा यहाँ क्या बचा, 1 प्लस 8% मल्टीप्लाई बाई टी। अब जो यहाँ पे 1 है उस प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो आप करोगे 1.48 माइनस 1 इज इक्वल टू 8% मल्टीप्लाई बाई टी। तो अगर 1 माइनस करते हैं 0.48 बचता है, ऐसा ना। अच्छा 8 को 8% अगर लिखते हो तो ये शुड बी 0.08। जब 8 को 100 से परसेंटेज के साइन हटाएंगे ना तो 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो जब 8 को 100 से डिवाइड कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 0.08। अच्छा 0.08 टी से क्या हो रहा है, इस तरफ आएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड। तो 0.48 को 0.08 से डिवाइड करवाइएगा तो बचाएं टाइम कितना बचता है, 6 ईयर्स। ऑप्शन ए। ये तो हो गया मैनुअल तरीका। ये क्या हो गया, मैनुअल तरीका। अब बारी आती है जादू की। देखो फॉर्मूला तो सेम ही है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है बेटा? ओके अब आओ देखो जादू दिखाता हूँ। देखो बेटा जादू के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेटर होना ज़रूरी है। मेरे पास तो सिस्टम में कैलकुलेटर है, तो आप देख लो कि कैसा होता है जादू। देखो सीन क्या है, जिनके पास कैलकुलेटर है वो कैलकुलेटर उठाएं। कैलकुलेटर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है? हाँ भाई नज़र आ रहा है? जो जो मैं बोलूँ वो बटन दबाते रहना। निकाल लो अपने पास कैलकुलेटर, जिनके पास 8 मोड्स वाला हो हैं। तो फिर दिला दूं फिर मैं तो कम से कम 30 साल का तो टाइम दे, अभी कहाँ से आएगा हैं? अरे ले लो भाई, ले लो ले लो। चलो आओ, जिनके पास है वो देखो, जिनके पास नहीं है वो भी देखो, फिर मैं बाद में भी सिखा दूंगा जब दोबारा कैलकुलेटर आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या टाइप करना है, 88,800 मैंने टाइप करना है। कर दिया। अब इधर देखो, एक इक्वल्स टू का ये रहा साइन, ये इक्वल्स टू होता है सॉल्व करने के लिए, इक्वेशन वाला इक्वल्स टू नहीं है। अच्छा एक इक्वल्स टू ये रहा सॉल्व की के ऊपर, तो आप अल्फा दबाएंगे और ये सॉल्व वाली की दबाएंगे तो ये इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास। जरा जिनके पास कैलकुलेटर है वो ट्राई करें साथ साथ। आपके पास है कैलकुलेटर? नहीं है तो 88,800 हमने टाइप किया और अल्फा दबा के ये सॉल्व की दबाऊंगा तो इक्वल्स टू का सिंबल आ जाएगा। हाँ बच्चे आ रहा है? ठीक है ना। अब क्या टाइप करना है, अब 60,000 टाइप करना है, तो अब 60,000 टाइप कर देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे। अब क्या लिखना है, 1 प्लस 8% लिखना है, तो 8 डालो, परसेंटेज का साइन डालो। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, अब टी डालना है। अब टी तो आता नहीं है तो टी की जगह हमें सिंबल डालना होगा एक्स। एक्स ये लिखा हुआ,
तो हम अल्फा की दबाएंगे और ब्रैकेट क्लोज की दबाएंगे तो x आ जाएगा t की जगह, ठीक है ना, ब्रैकेट क्लोज। आप देख सकते हो मैंने अपनी पूरी इक्वेशन 88,800 इक्वल्स टू 60,000 1 प्लस 8% मल्टीप्लाई बाय x डाल दी, नहीं डाल दी? अच्छा, अब अगर मैं इक्वल्स टू दबाऊंगा ना तो एरर देगा, दबाना मत, अगर दबा दिया तो फिर रुक जाना। दबा दिया बटन इक्वल्स टू, ये एरो जो सेंटर में एरो है ना उसमें से कोई एक एरो दबा दो, ये वाला एरो दबा दो, साइड वाला एरो दबा दो, दोबारा इक्वेशन पे आ गए ना। अब देखो इक्वल्स टू काम क्यों नहीं करेगा, क्योंकि मैंने अब वेरिएबल भी डाल दिया है, अल्फाबेट भी डाल दिया ना x। इक्वल्स टू कब काम करता है, जब सिर्फ नंबर्स हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो ना, तो इक्वल्स टू दबाऊंगा आंसर आ जाएगा। अब चूंकि मैंने वेरिएबल भी डाल दिया है, अब मैंने सॉल्व फॉर x करना पड़ेगा। सॉल्व फॉर x कैसे होगा, शिफ्ट दबाओ, शिफ्ट के नीचे ये सॉल्व वाली की है, ये दबाओ, हमसे पूछ रहा है सॉल्व फॉर x कर दूं, देखो लिखा है ना सॉल्व फॉर x। अब मैं इक्वल टू दबाऊंगा तो आंसर देगा, देखो क्या दे रहा है, x की वैल्यू क्या लिखी हुई आ रही है, आ रही है बात समझ में है? मैं दोबारा बताता हूं, देखो इक्वेशन है, इक्वेशन के बाद क्या करना है, शिफ्ट दबानी है, शिफ्ट के नीचे सॉल्व वाली की है जहां से हमने इक्वल टू डाला था वही दबाओ। पूछ रहा है सॉल्व फॉर x कर दूं, कर दें, मैं बोलता हूँ इक्वल टू कर दो, तो सॉल्व फॉर x क्या किया है इसने, 6 आया। अच्छा ये LR क्या है, LR का मतलब है लेफ्ट टू राइट सॉल्व किया है इसने, जिस तरीके से मैथ्स होता है सॉल्व, ठीक है ना। तो आप क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू क्या आ रही है, डायरेक्ट 6 आ रही है। तो इस तरीके से आप अपनी बड़ी से बड़ी इक्वेशन को डायरेक्ट कैलकुलेटर पर इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये कैलकुलेटर जो 8 मोड वाला कैलकुलेटर है, ये मामूली कैलकुलेटर नहीं है, इसमें इतने फंक्शन है कि तुम्हारी सोच है। सारे सिखाऊंगा जितने भी हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होंगे, ठीक है ना। सो बाय कैलकुलेटर हमारे पास t की वैल्यू क्या आ गई थी, पेपर में क्या करेंगे हम, मैनुअल वर्किंग करेंगे या बाय कैलकुलेटर काम करेंगे। ओ भाई मैनुअल वर्किंग क्यों करूंगा, पागल हूं क्या मैं, बाय कैलकुलेटर करूंगा, डायरेक्ट इक्वेशन कैलकुलेटर में डाल के शिफ्ट सॉल्व इक्वल टू तो दबाना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। आ रही बात में, ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है। सिर्फ अभिया का मैसेज आया कि सिर्फ अभिया को समझ में आ रहा है, बाकी लोग तो फिर क्या कर रहे हैं। चलो जी आ जाओ फिर। चले जी, वंस मोर प्लीज। ओके अली आदम, मैं अभी दोबारा इस सवाल में दोबारा करा देता हूँ, ठीक है। चले जी, ज़रा सवाल रीड करें और ख़ुद से सॉल्व करने की कोशिश करें।
6%? पक्की बात है? चलो ओके, आओ देखते हैं। सबसे पहले मैनुअल वर्किंग करेंगे और फिर बाय कैलकुलेटर भी हम लोग सीखते हैं कि क्या होगा आंसर इसका। तो देखो भाई, कह रहा है कि पर्सन इन्वेस्टेड ₹90,000 एयर 0 पे 90,000 रुपये उसने इन्वेस्ट करें 6 सालों के लिए। ओके, एयर 6 तक के लिए, और एयर 6 पे उसको रिसीव हुए हैं 1,22,400। ओके, लिखा हुआ है कि व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो हम यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखते हैं वो गायब है। तो अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं S इज इक्वल्स टू P 1 प्लस RT का, तो फ्यूचर वैल्यू है 1,22,400, प्रिंसिपल वैल्यू है 90,000, और 1 प्लस R% मल्टीप्लाई बाय 6। ठीक है, परसेंटेज क्यों लगाया? क्योंकि परसेंटेज तो लगता है ना भाई रेट के साथ। अच्छा, अब 90,000 को 1,24,000 को 1,22,400 को 90,000 से डिवाइड करवाएं, क्या बनता है? 1.36। अच्छा, ये बन जाएगा 1 प्लस, अच्छा रेट के नीचे परसेंटेज हटाऊंगा तो 100 से डिवाइड करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, 1 यहाँ प्लस है, माना कि माइनस का हो जाएगा, तो 1.36 में से माइनस करेंगे हम 1, तो मुझे बताइए क्या बनेगा? 0.36, ऐसा? R/100 मल्टीप्लाई बाय 6। अच्छा, R के नीचे जो 100 है वो R से क्या हो रहा है? 1 की क्या करेगा? मल्टीप्लाई। अच्छा, तो हम लिख देते हैं कि 0.36 विल मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, R से R और 6 आपस में क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो वो 6 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ की क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो जरा करिए, का बताइएगा R क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, 6%। तो 6% ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको बाय कैलकुलेटर करते हैं तो पहले फॉर्मूला लिख लेता हूँ। अब आओ हम बाय कैलकुलेटर भी इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कैलकुलेटर काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है ना। सो 1,22,400 हमारा अमाउंट था। अल्फ़ा दबाएंगे, ये वाली की दबाएंगे, अब 90,000 लिख देंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, 1 प्लस, पहले x डालूंगा, और परसेंटेज का साइन भी डालूंगा, मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब दबाएंगे शिफ्ट सॉल्व और इक्वल्स टू, तो x की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 6, ठीक है। अच्छा, अगर मैं परसेंटेज का साइन नहीं डालता तो फिर वो 0.06 आता। या देखो, अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज का साइन नहीं डालूँ, डायरेक्ट x डालूँ, तो अब आएगा आंसर आपका 0.06। तो फिर वही मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। तो परसेंटेज का साइन डालोगे तो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करना पड़ेगा, और परसेंटेज का साइन डालोगे, नहीं डालोगे तो एंड में मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ जाएगा, ठीक है। तो आपका कैलकुलेटर भी डायरेक्ट आंसर है। ये क्या, मैंने अमाउंट नहीं लिखे थे? तो रेट आपका आ जाएगा बेटा 6% का। ठीक है, और स्टूडेंट बेटा क्लियर है सबको?
ओके की रिपोर्ट। चलो बस फिर एक काम करते हैं कि आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं, ठीक है। अब हमने थोड़े से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन की तरफ चलना है। देखो मैंने हेडिंग लिखी हुई है सिंपल इंटरेस्ट विद मल्टीपल रेट्स, ठीक है। अब 2 रेट वाली कहानी आ जाएगी, अभी तो 1 रेट चल रहा है ना, सिंगल रेट। अब कहानी आ जाएगी किसकी, 2 रेट्स वाली। तो चूंकि कल का हमारा गैप है, क्लासेस कल नहीं है आप लोगों की, कल को आपको छुट्टी है, तो जितना भी काम हमने सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर जो एमसीक्यूज करे हैं उसकी प्रैक्टिस आप लोगों ने घर पे एक दफ़ा करके आनी है कॉन्सेप्चुअली, ठीक है, ताकि पता हो कि क्या चल रहा था, कौन सी चीज़ क्या निकाल रहे थे, क्या नहीं निकाल रहे थे, ठीक है। अच्छा, सुबह से जो क्लासेस हो रही तो अभी लंच वगैरह का ब्रेक कर लो, फिर इंशाल्लाह 4 बजे अपनी अकाउंटिंग की क्लास है, तो 4 से 5:30 अकाउंटिंग की क्लास कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चलो बस फिर आज यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह आप लोगों से अकाउंटिंग क्लास के अंदर मुलाकात करते हैं। बुक की PDF अभी हाँ भेज रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है। चलो अल्लाह हाफिज़।